दुनियादारी is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. वैसे कुछ ज्यादा तैयार होके नहीं आया। अब बैठेगा भी। तूने ही कहा था ना कि जो रक्षा करता है राखी भी उसी को बांधते हैं। हाँ तो आपसे ज्यादा लोगों की कौन रक्षा करता है? डॉक्टर एस कश्यप। इस रक्षाबंधन मिठास को दीजिए क्रैनबेरीज का स्वाद। रिश्ता वही, मिठास नहीं। यूएस क्रैनबेरीज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन है दुनियादारी। आज कहानी सुनाएंगे एक जासूस की जो अपनी काबिलियत के दम पर अपने बॉस का राइट हैंड बन गया। उस बॉस का करीबी जो देश का अगला राजा बनने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सत्ता पलट गई। जिसे राजा बनना था वो बंदी बना लिया गया और एक एक करके उसके सारे वफादार ठिकाने लगाए जाने लगे। जाहिर सी बात है उस जासूस पर भी गाज गिरी। अपनी जान बचाने के लिए उसे विदेश भागना पड़ा। उसे वापस बुलाने के लिए नए राजा ने कई जतन किए, कभी डराया, कभी ललचाया और कभी ब्लैकमेल किया। लेकिन एक देश की टॉप लीडरशिप लाख कोशिश करके भी अब तक उस जासूस को नहीं हरा पाई। ये क्या मामला है, आज की दुनियादारी में आप विस्तार से जानेंगे। ये कहानी है सऊदी अरब के टॉप खुफिया अधिकारी साद अल जबरी की। पावर कॉरिडोर में साद के ऊंचा चढ़ने की कहानी बहुत दिलचस्प है। गरीब परिवार के थे, कम उम्र में वालिद गुजर गए, पढ़ाई छोड़कर पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन ऊंची तालीम का इतना चाव कि जब भी वक्त मिलता खुद को पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर का चस्का लग गया। सोचा यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करें, नौकरी से पैसे जोड़े और 34 साल की उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीएचडी करने के लिए एडिनबरा यूनिवर्सिटी पहुंच गए। वहां से डिग्री लेकर लौटे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री में ऊंचा ओहदा मिला और बन गए सऊदी की एक रॉयल फैमिली के खासम खास। कौन सी फैमिली थी ये था प्रिंस नायफ अब्दुल अजीज अल सऊद का परिवार। प्रिंस नायफ तब सऊदी के आंतरिक मंत्री थे। उनके बड़े बेटे का नाम था मोहम्मद बिन नायफ। इनको शॉर्ट में कहते थे MBN, मोहम्मद बिन नायफ MBN। ये सहायक मंत्री थे। बहुत जल्द साद MBN के राइट हैंड बन गए। साद और नायफ फैमिली के आपसी रिश्तों में और नजदीकी आई 2001 के बाद और इसकी वजह बना 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुआ आतंकवादी हमला। इस हमले में शामिल 19 हाईजैकर्स में से 15 सऊदी के नागरिक थे। जाहिर सी बात है ऐसे में सऊदी के ऊपर काफी प्रेशर बन गया था और इसी बैकग्राउंड में सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने शुरू किया अल कायदा के विरुद्ध काउंटर टेररिज्म का प्रोग्राम और इसके मुखिया थे MBN। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की कमान साद को सौंप दी। साद ने अपनी दक्षता से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन पर होने वाले कई भविष्य के आतंकवादी हमलों को नाकाम किया। इन तीनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां साद की मुरीद बन गई। उनके लिए अल कायदा के खिलाफ छिड़ी इस जंग में सऊदी का सबसे भरोसेमंद चेहरा था साद का। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 2015 पर आ जाते हैं। इस बरस जनवरी के महीने में सऊदी की सत्ता बदली। किंग सलमान नए सुल्तान बने और उन्होंने अपने भतीजे MBN को बनाया क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस मतलब अगला राजा। MBN का ओहदा जाहिर सी बात है कि और बढ़ गया और तब उन्होंने अपने वफादार साद अल जबरी का भी प्रमोशन कर दिया। वो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए। लेकिन MBN का ओहदा बढ़ने के साथ साथ सऊदी में एक और चीज हो रही थी। एक आदमी था जो MBN की जड़ खोदकर उनकी जगह लेना चाहता था। कौन था ये शख्स था किंग सलमान का बेटा MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान। किंग सलमान दरअसल बस दिखावे के सुल्तान थे। असली सत्ता MBS के पास आ गई थी और ऐसे में जनवरी 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बने वो। फिर अप्रैल 2015 में डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बने। MBN का प्रोफाइल लगातार मजबूत हो रहा था और वो जितने ताकतवर हो रहे थे MBN उतने ही कमजोर हो रहे थे और कमजोर हो रहे थे उनके वफादारों में सबसे पहले बारी आई साद अल जबरी की। MBS ने साद से कैबिनेट मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस हेड की उनकी नौकरी दोनों छीन लिए। साद को आभास होने लगा कि MBS इतने पर नहीं रुकेंगे, वो MBN को कमजोर करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। ऐसे में साद अपनी जान बचाने के लिए 2017 में परिवार के साथ भागकर तुर्की चले गए और यहीं से शुरू हुआ शतरंज का खेल। साद वफादार थे MBN के। उनके पास नेटवर्क था,
विदेशी खुफिया एजेंसियों से दोस्ती थी। इसके अलावा साद के पास सऊदी राजशाही से जुड़े ढेरों सीक्रेट्स भी थे। कहते हैं कि सऊदी में कहां कौन सी लाश गड़वाई गई है, किसने गड़वाई है, ये भी साद को मुंह ज़बानी याद था। ऐसे में एमबीएस को साद से खतरा था और एमबीएस ने इस खतरे को दूर करने के लिए पहले साद को बहाने से बुलाने की कोशिश की। मोबाइल पर मैसेज भेजा कि एक ज़रूरी केस में मदद चाहिए, जल्दी आओ, लेकिन साद ने बीमारी का बहाना बनाकर टाल दिया। ये जवाब मिला उन्हें 20 जून 2017 को एमबीएस को। अगले रोज सऊदी से उनके बॉस एमबीएन के तख्ता पलट की खबर आई। एमबीएन को नजरबंद कर दिया गया और अब एमबीएस थे नए क्राउन प्रिंस, यानी पापा राजा और बेटा क्राउन प्रिंस, जो कई सीढ़ियां चढ़कर यहां तक आया। और जो क्राउन प्रिंस पहले थे एमबीएन, वो हट गए गद्दी से। इस रोज सिर्फ एमबीएन का तख्ता पलट नहीं किया एमबीएस ने, एक और चीज हुई। हमने आपको बताया था ना कि साद परिवार समेत तुर्की भाग गए थे। उस वक्त अफरा तफरी में उनके 2 बच्चे, बेटी सारा और बेटा उमर, वो सऊदी में ही छूट गए थे। साद ने सोचा था कि मौका देखकर उन दोनों को बुला लेंगे, लेकिन क्राउन प्रिंस बनते ही एमबीएस ने सारा और उमर के सऊदी छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। एमबीएस के लिए साद के दोनों बच्चे ब्लैकमेलिंग का जरिया बन गए। इसकी आड़ में वो साद को वापस सऊदी बुलाते रहे, लिखते कि तुम आओ तब बताऊंगा क्या काम है तुमसे। लेकिन साद ने जवाब दिया कि पहले मेरे बच्चों को सऊदी से आने दो। जब एमबीएस ने देखा कि साद सीधी तरह से नहीं मान रहे तो उन्होंने धमकाना शुरू किया। मैसेज किया कि सीधी तरह लौट आओ वरना जहां हो वहीं से अरेस्ट करवा लूंगा। अब साद को भी तुर्की असुरक्षित लगने लगा। उन्होंने गुणा भाग लगाया और ठिकाना बदला। वो तुर्की से कनाडा चले गए। साद ने कनाडा को ही क्यों चुना, अमेरिका क्यों नहीं गए, जबकि वहां की सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती थी? इस सवाल का जवाब है ट्रंप। साद को ट्रंप और एमबीएस की नजदीकी से डर था। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका में रहे तो शायद उन्हें अरेस्ट करके सऊदी भेज दिया जाए, लेकिन कनाडा में यह खतरा कम था। कनाडा और सऊदी के बीच तकरार भी थी। कनाडा ने एमबीएस द्वारा सऊदी में मनमाने तरीके से करवाई जा रही गिरफ्तारियों का विरोध किया था और इसकी वजह से अगस्त 2018 में सऊदी ने कनाडा के राजदूत को अपने यहाँ से निकाल भी दिया था। तो दोनों के बीच ज्यादा दोस्ती नहीं थी और इसलिए साद को कनाडा दुरुस्त ठिकाना लगा। आप कहेंगे ये सब 2018 तक की बातें हैं, अभी क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बड़ा अपडेट आया है। पता चला है कि एमबीएस ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल को एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में साद को आपराधिक भगोड़ा बताकर वापस सऊदी भेजने की बात लिखी। इस नोटिस के खिलाफ साद ने इंटरपोल में अपील की, कहा कि एमबीएस उनसे खुन्नस निकाल रहे हैं। सबूत के तौर पर साद ने एमबीएस के भेजे मोबाइल मैसेज दिखाए। अब 24 जुलाई को खबर आई कि इंटरपोल ने साद से जुड़ी सऊदी की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंटरपोल ने अपने जवाब में लिखा है कि साद पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित मालूम होते हैं। तो लग रहा है कि केस यहां खत्म हो गया। नहीं, एमबीएस किसी भी तरीके से साद को वापस बुलाना चाहते हैं। इसलिए मार्च 2020 में उन्होंने साद के 2 बच्चों को सऊदी में नजरबंद कर दिया। फिर मई 2020 में साद के भाई को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के कारण ये केस इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो गया। साद के परिवार को टारगेट करके एमबीएस अमेरिकी सांसदों की नजरों में भी चढ़ गए। 9 जुलाई को खबर आई कि 4 अमेरिकी सांसदों ने इस मसले पर राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या था, कुछ अंश बताते हैं आपको। ये चिट्ठी अमेरिका के करीबी सहयोगी और दोस्त साद अल जबरी के लिए है। पिछले 2 दशकों से साद अल जबरी हमारे खुफिया और विदेश विभाग के अहम सहयोगी थे। सऊदी के टॉप खुफिया अधिकारी की हैसियत से उन्होंने हजारों अमेरिकियों की जान बचाई। CIA के पूर्व अधिकारी भी उन्हें इस बात का क्रेडिट देते हैं कि 9/11 के बाद आतंकवाद से लड़ने की कोशिशों का वो बेहद जरूरी हिस्सा थे। उनके बच्चों को रिहा करवाना अमेरिका का नैतिक कर्तव्य है। अमेरिकी सेनेटर्स का ये सपोर्ट काफी अहम है, जिसका आपको ऐलान और जिसकी टोन इस चिट्ठी में नजर आई। ये सपोर्ट क्यों अहम है? क्योंकि ट्रंप भले एमबीएस के सपोर्टर हों, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस सऊदी राजकुमार के तौर तरीके नापसंद करती है। 2018 में सऊदी ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाई। इससे नाराज अमेरिकी कांग्रेस ने एमबीएस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। अगर एमबीएस साद को और तंग करते हैं तो अमेरिकी सेनेट में उनके खिलाफ और माहौल बनेगा। इसके अलावा नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी हैं। इसमें ट्रंप के मुकाबले हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन भी एमबीएस के घनघोर आलोचक हैं। इस केस में एक और जरूरी एंगल है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस एंगल।
17 जुलाई को वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी कि अमेरिका और यूरोप का खुफिया विभाग साद का केस सुलझाने पर जोर लगा रहा है। इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो साद से पुरानी दोस्ती और दूसरी वजह है डर। ये डर कैसा? अमेरिका और यूरोपियन खुफिया विभागों को शक है कि अगर साद बनाम MBS के झगड़े में कई पुराने सेंसिटिव सीक्रेट लीक हो गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। खुफिया विभाग की डीलिंग्स में कई बार नैतिकता का लोड नहीं लिया जाता। ऐसे में गड़े मुर्दे खुलेंगे तो सबका नुकसान होगा। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है सूडान से। यहाँ युद्धग्रस्त इलाके दारफुर में फिर से हिंसा हुई जिसमें 80 से ज्यादा लोग मरे। UN रिपोर्ट के मुताबिक हमले में करीब 500 हमलावर शामिल थे। 2003 से ही सूडान में विद्रोहियों और सरकार के बीच लड़ाई चल रही है जिसमें हजारों लोग अब तक मारे गए हैं। दूसरी सुर्खी चीन से है। यहाँ कोरोना के बाद बाढ़ आ गई। हुबेई समेत कई प्रांतों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ आई। इसमें कम से कम 31 लोगों के मारे जाने और गुमशुदा होने की खबर है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक बाढ़ से 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तीसरी सुर्खी लेबनान से है। पिछले हफ्ते सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने एक हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का एक लड़ाका मारा गया था। इसी पृष्ठभूमि में अब हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम का बयान आया। कासिम ने कहा कि इजराइल से तनाव भले बढ़ा हो लेकिन हिंसा बढ़ने की आशंका नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख है 27 जुलाई और आज के दिन का संबंध है एक जीनियस कलाकार से जिसकी पूरी जिंदगी तकलीफ में बीती। मोहब्बत की, दिल टूटा, धर्म की राह निकला तो जलनखोर कहकर निकाल दिया गया। हर तरफ से हार कर उसने कूची उठाई। दिन रात इतनी पेंटिंग्स बनाई कि दिमागी सेहत बिगड़ गई। उस नाकाम, नाखुश, गरीब और कुपोषित कलाकार की मौत के बरसों बाद दुनिया को उसका मोल समझ में आया। ये कहानी है महान आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग की। हमारे इधर लोग वैन गॉग बोलते हैं लेकिन जो असली तलफ़ुज़ है वो है विंसेंट वैन गॉग। आज से 130 बरस पहले यानी 27 जुलाई 1890 को वैन ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज वैन की कहानी ब्रीफ में सुनाते हैं। पैदाइश का मुल्क नेदरलैंड, पिता पादरी। बचपन से वैन डरे सहमे रहते थे। जो काम शुरू करते पूरा नहीं कर पाते। बड़े में भी यही रहा। कितनी ही नौकरियां बदली। फिर उन्होंने सोचा आर्टिस्ट बनते हैं। इस आर्ट की तलाश में पहले बेल्जियम गए, फिर फ्रांस में कई चित्रकारों की स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, नाकाम रहे। फिर अपना बिल्कुल अलग स्टाइल बना लिया लेकिन सराहना तब भी नहीं मिली। वैन अपनी नाकामी से डिप्रेस रहने लगे, दोस्तों से झगड़ा करने लगे और एक बार ऐसे ही एक झगड़े में रेजर लेकर एक दोस्त के पीछे दौड़े लेकिन गलती से अपना ही कान काट बैठे। इसके बाद उन्हें असाइलम भेज दिया गया। वहाँ पर भी वो दिन रात पेंटिंग बनाते रहे। लोग कहते सनकी हो गया है, इसकी पेंटिंग कूड़ा है, बेकार है, कोई सौंदर्य नहीं है। और इसी निराशा में वैन ने अपनी जिंदगी का कैनवस फाड़ लिया। 37 बरस लंबा जीवन काल, 2100 से ज़्यादा पेंटिंग, लेकिन ज़्यादातर पेंटिंग आखिरी 3 बरस में बनाई गई और उनके जिंदा रहते सिर्फ एक पेंटिंग बिकी और आज वही पेंटिंग अनमोल है। चटक रंग, ब्रश के मोटे स्ट्रोक, उनके स्टाइल की जीते जी कद्र नहीं हुई और आज कदरदान कहते हैं क्या खूब जीनियस था। दुनिया ऐसी ही है। कई बार आपके बीतने के बाद आपकी कदर पता चलती है पर आप तो हैं नहीं ये सब देखने को। सब फानी है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया।